हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूं शाम 7 बजे। ये पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं बिकॉज पिछले 3 दिन पहले मैं साइंस का 2020 का फर्स्ट शिफ्ट में पार्ट 1 वीडियो में बनाया था, जिसमें 7-8 सवाल में बताया था। ठीक है, ये लॉन्ग सवाल फिजिक्स का ही, उसमें फिजिक्स का ही था। और नेक्स्ट में जब लाऊंगा तो बायो का रहेगा सवाल, 6-7 क्वेश्चन मैं एक ही बार उसको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये फिजिक्स का है 2020, मतलब यानी कि क्वेश्चन बैंक आया हुआ 2020 में फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए दीर्घ में कैसा सवाल आता है, फिजिक्स तो पढ़े होंगे लेकिन देखिए कैसा कैसा सवाल आएगा, आपको देखेंगे तो लगेगा कितना ईजी सा यहाँ पे सवाल फिजिक्स का, इतना सारा पढ़ा लेकिन इतना सा छोटा सा पूछ रहा है। लेकिन कौन सा सवाल पूछेगा दीर्घ में? देखो एक सवाल ये था, ये है एक 5 नंबर का, एक और है। ठीक है, वो ओम का नियम है। बाकी जो और सवाल जो 2020 में आया था वो 2-2 नंबर का था, यानी कि इतना लिखते थे आपका आंसर हो जाता था। वो लॉन्ग सवाल नहीं था, लेकिन जो लॉन्ग जो दीर्घ सवाल है वो देखें तो पता चले कि कैसे सवाल होता है। सबसे पहले सवाल है, आपको पता है कि निकटदिशी दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है, इसके संशोधन की विधि का सचित्र वर्णन करें। यानी कि 2-3 सवाल एक ही में मिला देगा और फिर वो लॉन्ग हमारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उत्तर बता दिया हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और समझ लीजिए कि जिस नेत्र में निकटदिशी दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उसके लिए दूर बिंदु जो सामान्य आँख के लिए अनंत दूरी पर होता है, अंत तक न होकर नेत्र के निकट कोई बिंदु F पर होता है। यानी कि जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होगा, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। तो जिस नेत्र में, जिस आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, वो दूर वस्तु उसको सही से स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाएगा। यानी कि नज़दीक को सही से देख लेगा लेकिन दूर को सही से नहीं देख पाएगा। उसके लिए बोलता है कि दूर बिंदु जो सामान्य आंख के लिए जो अनंत दूरी होता है वो अनंत ना होकर के नेत्र के निकट, आपको दूर बिंदु जो दूर का दिखना चाहिए वो दूर ना दिख कर नेत्र के नज़दीक ही वो बिंदु फोकस का होता है, इसीलिए दूर का नहीं दिख पाता है और नज़दीक का ही दिख पाता है। तो दूर का स्पष्ट नहीं दिखने का यही कारण है कि फोकस जो नज़दीक हो जाता है। तो ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष हो गया। इसके क्या कारण है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कारण, दोष के कारण, है ना, या तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के कारण, या कारण भी लिख देंगे चलेगा। इसके दोष के 2 कारण है। पहला क्या है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक जो होता है वो क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना है। यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना की जो बीच की दूरी बढ़ती है तो नेत्र गोलक क्या होता है? लंबा हो जाता है, जिसके कारण जब नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा भी हो जाएगा और फिर क्या होगा? फोकस दूरी जो कम हो जाता है। यानी कि फोकस दूरी कम हो जाना, जाहिर सी बात है निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि आपको नज़दीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो नज़दीक का क्यों दिखेगा? क्योंकि फोकस दूरी कम हो गया और दूर का जो सामान्य व्यक्ति के लिए आंख जो अनंत दूरी तक दिखता है ना, जहाँ तक मतलब उसका सलाहियत वहाँ तक देख सकता है दूर तक, लेकिन वो दूर बिंदु फोकस दूर ना होकर के सिर्फ नज़दीक का ही होता है। तो एक प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेंस जो है मोटा हो जाता है, नेत्र लेंस जो है आवश्यकता से ज़्यादा मोटा होता है। जब मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी का होता है? कम जाता है। तो ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नेत्र गोलक लंबा हो जाना, इसका मतलब नेत्र गोलक लंबा होने मतलब क्या होगा? नेत्र गोलक जब लंबा हो जाएगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात जब लंबा होगा तो ये दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से ज़्यादा मोटा हो जाना। जब आवश्यकता से ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। अब भी ये बताएगा कि संशोधन की विधि से सचित्र वर्णन करें। ये अब देखिए यहाँ पे आपको वर्णन करेगा, यहाँ पे इसको वर्णन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ देखिए अब इसका बोल रहा है यहाँ पे कि इसके संशोधन के लिए क्या करना है, एक सचित्र वर्णन करना है। तो आपको ये बनाना पड़ेगा इस तरह से, पहले लिखना पड़ेगा इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका एक फिगर बना दें यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इसको फिगर बना दीजिए और बनाने के बाद इसको जो फिगर में दिख रहा है वो यहाँ पे लिखना है कि माना कि वस्तु आदर्श द्वारा आदर्श दूर बिंदु F, ये F दूर बिंदु, ठीक है, इस पर है, वस्तु यहाँ पे है, जबकि वास्तविक बिंदु यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन वस्तु है कहाँ? यहाँ पे है, वास्तविक बिंदु यहाँ पे होना चाहिए। F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, F पर अगर है वस्तु उसका प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा, ये जो अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस द्वारा F डैश पर बनती है, यानी कि यहाँ पे बनती है। वास्तविक बिंदु यहाँ पे है तो बोला कि F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा F डैश पर बनती है। इस प्रकार जब F डैश पे बनेगा तो जो लेंस यहाँ पे लगा हो रहेगा, तो जब यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा तो नेत्र क्या होगा? उसको नेत्र के पास, नेत्र तुरंत उसको देख लेगा। इस लेंस की मदद से यहाँ पे नेत्र है,
यहाँ पे नेत्र है, इसके मदद से यहाँ पे जब प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, तो जब ये वस्तु जो F1 पर बनती क्या बोलते हैं, F पर रखी वस्तु, जब इस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस F1 पर जब बनती है, तो इस प्रकार जो F1 पर रखी वस्तु जो यहाँ पे प्रतिबिंब जो बना हुआ है वो क्या होगा, लगेगा नेत्र को लगेगा हमको क्लियर दिख रहा, तो वही F1 पर रखी वस्तु दिखने लगती है और दोष क्या होता है, दूर हो जाता है। ओके, और इस प्रकार से आपका दोष जो है दूर हो जाएगा। तो इस तरह से याद करें, कुछ है नहीं यहाँ पे जो है, बस उसको इस तरह से लिखना है। सेकंड आपका सवाल जो सब्जेक्टिव है आपका 2020 में आया वो ये सवाल है, मैं बताया भी हूँ कि ओम का नियम लिखने के लिए बताया गया था और सत्यापन करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी नहीं पढ़े थे, तो ये देखिए 2020 में यहाँ पे लिखा भी था कि 2020 में भी, 2018 में, 2013 में भी आया हुआ सवाल ये है। और सवाल इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ओम का नियम लिखना है, इसको सत्यापित करके भी आई ग्राफ खींचे, इस ग्राफ की प्रकृति को लिखे, ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं। और ये सवाल आपका 6 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर का रहेगा, ठीक है, 5 या 6 नंबर का रहेगा। और वो भी सुन लीजिए, दीर्घ महीने की जो साइंस का जो क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स में, फिजिक्स का जो सेक्शन में जो क्वेश्चन रहेगा 2 सब्जेक्टिव, ये दोनों में से किसी एक को बनाना है, या तो इसको बनाना है निकटस्थ दोष, या तो इसको बनाना है। अब तो और इजी हो गया, और दोनों 6-6 नंबर का दे रहा है 2020 में। तो इसी तरह से आया है कि दोनों सवाल था और दोनों में से किसी एक को बनाना है, और वो भी 6 नंबर का। तो जो याद आप उसको बना लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे पूरा बता देता हूँ। ओम का नियम जानते हैं जी कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होते हैं। यानी कि नियत ताप पर, ताप वहाँ पे नियत है, कांस्टेंट है, किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा जो होगा, और दोनों सिरों के बीच कोई चालक है, ठीक है, तो दोनों सिरा होगा, कोई तार है, एक यहाँ सिरा एक यहाँ सिरा, तो दोनों सिरे को जो बीच विभवांतर जो उत्पन्न होगा, और जो विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रहा, तो विद्युत धारा और विभवांतर एक दूसरे के क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब क्या समझे समानुपाती, मतलब ये समझे कि जितना धारा का मान होगा उतना विभवांतर का मान होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या बोल रहा, विभवांतर है ना, विभवांतर समानुपाती आई, मतलब ये हो गया क्या, विद्युत धारा। तो विभवांतर को हम लोग वोल्ट से लिखते हैं, इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे वोल्ट समानुपाती आई यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से समानुपाती का निशान होता है, मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जो भी है वो आई है, ये दोनों आपस में बराबर मैं लिख दिया हूँ। और यहाँ पे आर लिख दिया हूँ नियतांक, यानी कि आर क्या, प्रतिरोध है, नियतांक है। प्रतिरोध नियतांक कैसे हैं, जैसे कोई तार है, मान लीजिए कोई तांबा का तार है, ठीक है, तो कोई तांबा का तार है, तो उसका प्रतिरोध, जो तांबा के तार का जो प्रतिरोध है वो ऐसे रहेगा। ऐसा नहीं कि जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा या प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जैसे चांदी के तार जानते हैं, सबसे कम प्रतिरोध किस में होता है, चांदी के तार में सबसे कम प्रतिरोध होता है, इसलिए सबसे अच्छा चालक उसको बोला जाता है, चांदी को। तो यहाँ पे अगर चांदी के तार लें तो जो प्रतिरोध उसमें है, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा, या नहीं भी होगा, जरा भी तो होगा, तो उसका प्रतिरोध उतना ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। अगर हम विद्युत धारा वोल्टेज बढ़ा दे या घटा दे, वो जो नियतांक आर है, प्रतिरोध है, कांस्टेंट, वो उतना ही रहेगा, रेजिस्टेंस उसका उतना ही रहेगा। तो इसी तरह से कोई भी तार हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, उसका प्रतिरोध वही रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे आर लिख दिया हूँ यूँ ही। आर लिखने का मतलब ये हो गया कि जब आई निकालेंगे, विद्युत धारा निकालेंगे, तो भी बटा आर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला बनता है। अब देखो ओम का नियम का सत्यापन कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे ओम का नियम का सत्यापन लिख देना है। यहाँ पे बैटरी वगैरह बना दीजिएगा, इस तरह से बैटरी, यहाँ पे कुंजी है, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर, यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, ये विद्युत धारा बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना वही यहाँ पे लिखना है। कुछ ये जो दिख रहा है इतना बड़ा है, ये कुछ नहीं, यहाँ से देखो तुरंत यही सब वर्ड लिखना है। परिपथ जो दिख रहा है, परिपथ आरेख के अनुसार संयोजन कर लेते हैं, जिस तरह से दिखा उस तरह से हम संयोजन कर लेंगे, जिसमें एमीटर को श्रेणी क्रम में जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को कहाँ लगाते हैं, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जब कुंजी के में डॉट लगाए थे, जब डॉट लगा मतलब जब चालू की जाती है ना, जब कुंजी के में जो डॉट मतलब क्या हुआ, चालू, जब कुंजी के में डॉट लगाई जाती है तब परिपथ में धारा बहती है। जब यहाँ पे डॉट लगा देंगे तो परिपथ से क्या होगा, धारा बहना शुरू हो जाएगा। यानी कि कुंजी जब चालू कर देंगे, बटन दे देंगे, स्विच ऑन कर देंगे, तो यहाँ से धारा बहना शुरू हो जाएगा। वही बोला, जब डॉट लगाई जाती है तो धारा बहने लगती है। जब परिपथ में धारा बहती है एवं एमीटर तथा वोल्टमीटर का जो पठ्यांक उठता है, जो भी जैसे धारा विद्युत धारा बहेगी तो इसका पठ्यांक तो उठेगा ही, कुछ तो पठ्यांक मतलब कुछ यूनिट उठेगा इस टाइप का, उसका कुछ वहाँ पे नोट तो करेंगे कितना एमीटर में कितना एम्पियर उठ रहा, कितना वोल्ट उठ रहा, ठीक है। तो उसका जो पठ्यांक आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, पठ्यांक को कर लेंगे, नोट कर लेंगे।
पठ्यांक को लिख लेंगे और उनके पठ्यांक को जैसे कि आई तथा वी, अगर पठ्यांक जैसे एमीटर का आई पठ्यांक है, वी का कुछ वी पठ्यांक कुछ भी तो होगा, कुछ एम्पियर इसका, कुछ वोल्ट इसका होगा, उसको क्या करेंगे नोट कर लेंगे। और कुंडली का प्रतिरोध जो है जानते हैं कुंडली का प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, चूंकि देखो अगर प्रतिरोध निकालना है तो क्या करेंगे, वी बटा आई, आर निकालना वी बटा आई कर देंगे। वही बोलता है कुंडली का प्रतिरोध भी आर बराबर वी बटा आई के अनुपात में तार का प्रतिरोध का मान भी ज्ञात हो जाएगा। जिस तरह से अगर तार का प्रतिरोध निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो भी यहाँ पे विद्युत धारा बहेगा और जो यहाँ पे एम्पियर उठेगा, यानी कि जो यूनिट यहाँ पे उठेगा एम्पियर का जो मान उठेगा, जो वोल्ट मीटर का वैल्यू उठेगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि वी बटा आई कर देंगे, तो हमारा प्रतिरोध निकालेगा कि तार का प्रतिरोध कितना है। ठीक है, अब इसके अनुसार से प्रतिरोध का मान निकालते हैं। आप देखो ये तो हमारा सत्यापन अभी हुआ, लेकिन हम इसको यहाँ पे सवाल है कि ग्राफ विधि से बनाइए, ग्राफ विधि से बताइए कैसे होता है। क्या ये ग्राफ विधि में बताने पर पता चलेगा कि क्या भी आई समानुपाती होता है, ये ग्राफ से पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए ग्राफ बना दिया हूँ, ये पढ़ाया हुआ सवाल है लेकिन ये एग्जाम में आया हो, इसलिए मैं इस तरतीब से यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ग्राफ यहाँ दिख रहा है आपको, ये विभवांतर है, ये वोल्ट धारा है, विद्युत धारा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 कर दिया हूँ, यहाँ 1 2 3 कर दिया हूँ। अब देखिए अगर यहाँ पे धारा का मान अगर 1 जाता है, धारा का मान अगर 1 जाता है तो वोल्ट का मान भी 1 जाएगा। धारा का मान अगर 2 जाता है तो वोल्ट मान भी 2 जाता है। धारा का मान अगर 3 जाता है तो विभवांतर जो उसका मान भी 3 जाता है। धारा का मान अगर आई 4 जाता है तो यहाँ इसका भी मान 4 जाता है। यानी कि देख रहे ये जो लाइनिंग है ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा, यानी कि ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये बढ़ा तो ये भी, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो इसका मतलब पता चल रहा कि दोनों सेम है। इसको अगर हम V1 V2 V3 कर दें, I1 I2 I3 कर दें, तो हम उस तरह से निकाल लेते हैं कि चित्रानुसार धारा के मान को बदल बदल कर हम एमीटर में वोल्ट लगाते हैं। जैसे मान बदल बदल के चेक करना है ना कि क्या रियल में धारा का जो मान होता है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इस तरह हम धारा का मान बदलेंगे तो विभवांतर का भी मान बदल जाएगा, है ना। और उसको नोट कर करके क्या करते हैं, एक R बराबर V बटा I है, एक R बराबर निकालेंगे V1 बाई I1, एक R निकालेंगे V2 बाई I2, एक R निकालेंगे V3 बाई I3। बिकॉज देखो यहाँ V3 I3, V2 I2, V1 I1, है ना। इस तरह से निकालेंगे तो हमारा कुछ तो प्रतिरोध निकलेगा। तो जितना प्रतिरोध इसका निकलेगा ये है वही इतना निकलेगा। जो सेम जो V1 है वही I2, जो V2 है वही I2 निकलेगा, जो V3 वही I3 निकलेगा। यानी कि इसका जो अनुपात है वो क्या होगा, समान अनुपात होगा। समझ रहे हैं ना, समान अनुपात में होगा। अगर 4 तो यहाँ भी 4 होगा। तो यहाँ पे प्रकृति मतलब पूछा गया यहाँ पे कि इसकी प्रकृति क्या है ना, प्रकृति लिखें तो आप इसको प्रकृति लिख सकते हैं आराम से। ओके, तो प्रकृति यहाँ पे लिख लेंगे कि ग्राफ एक सरल रेखा है जो मूल बिंदु से गुजर रही है, यहाँ से मूल बिंदु से गुजर रही ग्राफ, और भी तथा आई समानुपाती है। बिल्कुल यहाँ जब यहाँ से गुजर रही है तो देख रहे भी आई के क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा। तो इस तरह से आप बना दोगे। देखो इतना सारा, इतना लंबा आपको दिख रहा है ना, कितना लंबा है, कुछ है नहीं। ये तो आप ओम का नियम को जानते हैं क्या है इसका। ओम का नियम यहाँ तक हो गया। सत्यापन आप ये बैटरी को ही लिख देना अपना मन से, कोई जरूरी नहीं कि जैसे लिखा उसे लिखना है। एकदम जो आपको लग रहा है इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, एमीटर वोल्ट मीटर को जोड़ दिए श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, स्विच ऑन के धारा बहने लगा, इसका पाठ्यांक नोट कर लिए, है ना। तो नोट करने के बाद हम प्रतिरोध का मान निकालिए। इस तरह यहाँ पे लिख दिया हूँ। फिर ग्राफ विधि से, तो ये यहाँ पे ग्राफ विधि के बारे में बताना है कि अलग अलग बदल कर वोल्ट का मान, धारा का मान अलग अलग बदल के करते हैं। उसका फिर धारा का मान भी नोट कर लेंगे और विभवांतर का मान भी नोट कर लेंगे। तो जब नोट करेंगे तो प्रतिरोध अलग अलग निकलेगा। जैसे अगर धारा का मान कम है तो प्रतिरोध भी कम होगा, धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी। तो जो इसका अनुपात है ना वो ये अनुपात समान आएगा। समझ में आ रहा है ना, अनुपात क्या होगा, समान अनुपात आएगा। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि आप धारा जितना भी स्पीड कर लो वो विभवांतर भी उतना ही होगा। जितना धारा बहेगा उतना विभवांतर होगा, जितना इसका एम्पियर होगा उतना इसका विभवांतर होगा। ये किस में होगा, ओम के नियम ये ऐसा बताता है। तो ये आपका 2 ही सवाल इसमें था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा बायो का रहेगा, उसमें मैं एक ही में पूरा पढ़ा दूंगा। अच्छे इसमें 11 से 17 तक उसमें ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का सवाल है, और फिर 18 19 2 सवाल है जो कि लॉन्ग वाला है। तो उसको मैं एक ही में बता दूंगा, ठीक है। इन सभी को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मैं तो PDF इसका भेज दूंगा, ठीक है। ओके, तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक वाइक कर देना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।